Hello friends, let's study today historical materialism, a very famous concept of Karl Marx. Let's study today historical materialism, the concept given by Karl Marx. तो आइए आज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को हम पढ़ेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बल्कि आपके ये जहन में भी उतर जाए और ताकि आपको हमेशा याद रहे। और एग्ज़ाम में अगर ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म सच एज कंपेयर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म नॉट जस्ट विद हीगल बट इवन से विद वेबर और Emil Durkheim, who is considered very opposite to Marx. Yeah, for some questions like see the relevance of historical materialism in 21st century or in case of India and so on. So you should be able to tackle those kind of questions also. यही मेरी कोशिश रहेगी। थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है, थिंकर भी ऐसा है और ज़रूरत भी ऐसी है और थोड़ा मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी ऐसा है कि आई लाइक टू गो इन डिटेल ऑफ थिंग्स। So let's begin here. I will provide you some notes here related to this topic, historical materialism. This will be useful to you. ठीक है, some printed notes also I will provide. But more important than that is कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल आपके जहन में उतर जाए. So pay attention to it. So what is historical materialism? Let's start. So historical materialism, let's begin with the definition here. Historical materialism is a Marxist theory of society which divides the history in different stages. It sees the social, cultural, political phenomena determined by the mode of production of material things. तो historical materialism को पढ़ने के लिए, समझने के लिए mode of production को समझना पड़ेगा. डायलेक्टिकल वर्ड्स यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी. तो ये मटेरियलिज्म को समझने के लिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझने के लिए मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझने की ज़रूरत है. थोड़ा सा डायलेक्टिक्स का वर्ड भी यहाँ पर आ रहा है एंड यही मार्क्स का स्टाइल है. कार्ल मार्क्स जब लिखता है तो वो एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से बड़ा अच्छे से इंटरमिंगल करता हुआ चलता है. इन मार्क्स थ्योरीज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग. सो व्हेन ही इज राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स he would also be talking about economy. When he is writing about society, he will be talking about economy also. Family, everything is connected to everything. सबके बेस में इकोनॉमी है मगर सबको साथ लेकर ये चला जा रहा है. इस एस्पेक्ट में हमें कभी कभी कार्ल मार्क्स में थोड़ा सा फंक्शनलिज्म का जो एक ऑर्गेनिक वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी था वो थोड़ा सा याद आता है, झलक आती है उसकी. तो आइए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. व्हाट इज़ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? तो मोड ऑफ प्रोडक्शन भी है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी है. शुरू करते हैं यहाँ पर. तो आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा कि चीज़ों का मीनिंग क्या है. मटेरियलिज्म का मीनिंग होता है समथिंग रिलेटेड टू मनी, समथिंग रिलेटेड टू वेल्थ, something related to matter, property, something related to that. Materialism. Historical, like history, and mode of production, it refers to how the economy is organized, whether it is a capitalist economy, whether it is a feudal society, whether it is an agricultural economy and so on. तो ये मीनिंग होते हैं. डायलेक्टिकल जो यहाँ पे लिखा है, डायलेक्टिक्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शंस. ठीक है, मुझे मालूम है और कि अभी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो रही होंगी. मैं थोड़ा सा फिर इन चीज़ों को डिटेल में देखता हूँ और डिटेल में देखने के लिए शुरू करते हैं उस चीज़ से जो आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग. एक कहानी से शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी ये क्लास. तो फ्रेंड्स, लेट्स अस्यूम आप एक स्कूल में या आप एक कॉलेज में गए. यू आर इन ए कॉलेज में 40-50 बच्चे हैं. ठीक है, कहानी के तौर पर देखेंगे इस चीज़ को. यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर.
सो इन ए कॉलेज, ठीक है, मान लीजिए यू आर ए बॉय एंड देयर इज़ अ गर्ल एंड सपोज देयर आर 3 गर्ल्स रादर, ठीक है, 3 गर्ल्स हैं एंड यू स्टार्ट लविंग वन ऑफ देम, ठीक है, आप इसके पास जाते हैं, आपको एक लड़की बहुत पसंद आ जाती है एंड जैसा कि लड़के अक्सर ऐसा करते हैं, दे गिव प्रपोजल, दे प्रपोज हर, बोलते हैं आई लव यू एंड देन दे काउंट हर रीजंस, ठीक है, आई लव योर हेयर, आई लव योर आईज, आई लव योर फेस, आई लव योर स्माइल, आई लव योर behavior, I love your attitude towards life, I love the way you are very helpful to all and so and फलाना ढिमका, ये जिस तरह की बातें लोग करते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या इन सब चीज़ों में आपको कहीं कोई हिस्ट्री नज़र आ रही है? डू यू सी एनी वेयर हिस्ट्री इन दिस थिंग? नो, नो। वॉट इज़ बेसिकली यू आर डूइंग इज दैट यू थिंक आपने जिसको प्रपोज किया, आपने उसको इसलिए प्रपोज किया क्योंकि उसके अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ थी, सम क्वालिटीज़ वर देयर, ठीक है, एंड दिस डिसीजन इज कंप्लीटली अ डिसीजन विच यू हैव टेकन आउट ऑफ योर फ्री विल। और आप उसे जब अपनी तारीफ करेंगे तब अपनी भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताएंगे। आप सोच रहे हैं कि आप ने उसे जो प्रपोज किया है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ की वजह से किया है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। आप जो अभी सोच रहे हैं इसको हम एक हिस्टोरिकल अप्रोच नहीं मानेंगे, इसको हम हिस्टोरिसिज्म से रिलेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक वर्ड का यहाँ पर मीनिंग बताते हुए चलूँगा। तो हिस्टोरिकल का क्या मीनिंग है? हिस्टोरिकल का मीनिंग ये है, अगर मैं यहाँ पर आपसे आकर ये कहूँ कि योर डिसीजन to propose this girl or like this girl is not a decision which you have taken, but rather a decision which history has taken, which has been taken in the because of some historical circumstances around you. So for example, जैसे कि when you are in an age of 15, when you are 15-year-old, you're looking for a girl which might be very different from what kind of a girl you're looking at age of 25. 35 की एज में आप अलग तरह का पार्टनर देखेंगे, 45 में एक अलग तरह का देखेंगे, 15 में हम यंगर एजेस में हम चाहते हैं कि वी वांट समवन जो हु इज़ लाइक अ ट्रॉफी वी कैन बोस्ट ऑफ एंड वी कैन शो ऑफ टू अदर्स। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी रियलाइज समवन हु कैन रेज एंड हेल्प अस इन अ फैमिली। हमारी चॉइसेस बदलती हैं, हमारी चॉइसेस इस चीज़ पे भी डिपेंड करती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो आपका जो रीज़न है किसी को लाइक करने का वो एक फ्री डिसीजन नहीं है, वो उसकी इंडिविजुअल चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में आपका प्रेजेंट भी आ गया, इस हिस्ट्री में आपका पास्ट भी आ गया। इसी तरीके से कार्ल मार्क्स अगर आज की किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, सपोज वो आज की किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, वो वर्कर्स की और कैपिटलिस्ट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है, तो वो इस प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है आज के इस सिंगुलर मोमेंट में डिस्कस कर रहा है। वो इस प्रॉब्लम को पास्ट से कनेक्ट करेगा, उस प्रॉब्लम को पास्ट से कनेक्ट करेगा, और इनफैक्ट ना सिर्फ वो पास्ट से कनेक्ट करता जाएगा, वो आगे की भी बात करेगा। ही विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो। वो पूरे इस टाइम को कनेक्ट करते हुए जा रहा है, यानी कि एक तरीके से वो एक हिस्ट्री बता रहा है। ही इज टेलिंग यू ए हिस्ट्री। अगर आप भी अपनी लाइफ में कार्ल मार्क्स की तरह हिस्टोरिकल अप्रोच लेकर आते, तो आप भी इस चीज़ को रियलाइज करते कि आपकी ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड हैं, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, ये आइसोलेशन में नहीं देखे जा सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ हिस्टोरिकल समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक पोएट है, आपने एक पोएट को सुना और
बहुत अच्छी उसने कुछ कविता सुनाई और आपको बहुत अच्छा लगा और आपने जाकर कहा कि वाओ यू आर अमेजिंग, यू गॉट अमेजिंग थॉट्स। वो पोएट भी अपनी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि हाँ मैं कुछ डिवाइन थॉट्स आए, ये सब वो सब। लेकिन अगर मार्क्सिज्म को यहाँ पर अप्लाई किया जाए, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को यहाँ पर अप्लाई किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पोएट है उसके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, दीज थॉट्स आर नॉट बिकॉज ऑफ हिज इंडिविजुअल जीनियस। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही खतरनाक इंसान है कि बहुत ही उसको गॉड गिफ्ट मिला है कि उसके अंदर वो थॉट्स आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास टू विच ही बिलोंग्स एंड टू ए पर्टिकुलर सोशल सिनेरियोज या एनवायरनमेंट या ए पर्टिकुलर प्लेस इन हिस्ट्री। अगर यही पोएट आज की डेट में जो लिख रहा है, 2021 में जो पोइट्री कर रहा है, अगर इसी पोएट को हमें 2000 में पोइट्री करने को कहा जाता तो एक अलग तरह की पोइट्री करता, 1970s में कहा जाता तो एक अलग तरह की पोइट्री करता। जिस तरीके से आपको अगर सपोज एज आई वाज टेलिंग यू उनमें से किसी एक को चूज़ करने को कहा जाता, तो जब आप स्कूल में होंगे आप किसी और क्वालिटीज़ को ढूंढेंगे, आप कॉलेज में होंगे तो अलग क्वालिटीज़ को ढूंढेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अलग क्वालिटीज़ को ढूंढेंगे। बड़े हो जाते हैं एज में, 40s 50s, जैसे जैसे बड़े होते हैं, वॉट यू आर लुकिंग फॉर इज चेंजिंग। वो आपकी हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड कर रहा है। हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कनेक्टेड है। ये जो हिस्ट्री को हम एक तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू हिस्ट्री, और हम जो हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, यही कार्ल मार्क्स की थ्योरीज में भी हमें देखने को मिलता है। व्हेन ही सेज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, मटेरियलिज्म तो आपको समझ में आ गया और थोड़ी देर में डायलेक्टिक्स भी समझ में आ जाएगा, मगर हिस्टोरिकल वर्ड का भी अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अगर जैसे आज की डेट में कुछ लोग कहते हैं कि टोनी कक्कड़ या हनी सिंह, ये जो भी है, यो हनी सिंह या टोनी कक्कड़ या दीज बादशाह काइंड ऑफ पीपल, ये उतना अच्छा गाना नहीं गाते जितना अच्छा हुआ वो किशोर कुमार था। किशोर कुमार वो सो ग्रेट एंड टोनी कक्कड़ इज़ सो पैथेटिक। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसके अकॉर्डिंग ये होगा किशोर कुमार यूज्ड टू सिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉन्ग्स बिकॉज ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरा। Tony Kakkad is singing a particular kind of songs because he belongs to a particular era. तो इनका इंडिविजुअल मेरिट नहीं है। अब यही एस्पेक्ट, यही चीज़ें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कैसे कनेक्ट होंगी? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में यूँ कनेक्ट होंगी कि आज की डेट में या कभी भी अगर एक कैपिटलिस्ट या फिर एक वर्कर की फाइट होती है, सपोज एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में एक वर्कर है और एक कैपिटलिस्ट है, उन दोनों की आपस में फाइट हो रही है, या वर्कर्स तो खैर बहुत सारे होंगे, तो इनकी आपस में फाइट हो रही है। इनकी फाइट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, कि इसका जो ओनर है वो बहुत ख़राब है, या ये वर्कर्स हैं ये बहुत कामचोर हैं, या इनमें कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। अगर आपने इस ओनर को, इस कैपिटलिस्ट को बदल कर कोई दूसरा कैपिटलिस्ट रख दिया, आप इन वर्कर्स को बदल कर कोई दूसरे वर्कर्स ले आए, तब भी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि बेसिकली ये उस कैपिटलिस्ट सिस्टम का नेचर है। ये उस कैपिटलिस्ट सिस्टम का बेसिक एक नेचर है। तो ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से एक ग्रैंड जनरल लेवल की थ्योरी मार्क्स ने बता दी कि ओके, ये इतने सारे लोग हैं, इस पर्टिकुलर एरा में ये ऐसे बिहेव करेंगे, ये सारे लोग इस एरा में ऐसे बिहेव करेंगे, ये सारे लोग इस एरा में ऐसे बिहेव करेंगे। तो एक आ रहा है ना हिस्ट्री का एस्पेक्ट। तो यहाँ से ये रीज़न है जो बार बार हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हमें हिस्टोरिकल वर्ड ढूंढने को मिलता है, मतलब हमें हिस्टोरिकल वर्ड मिलता है क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे कि आप अपनी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में बताएं सॉरी, आप अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, तो व्हाट पीपल डू इज़ दैट
कुछ लड़के हो सकते हैं जो बताएंगे कि यार मेरा बचपन तो ऐसा था, मैं जब मैं 5 साल का था तब मैंने ये कारनामा किया, मैं 10 साल का था, मैं टीन एज में था। लाइक लाइक हम अपनी अपनी एज को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कभी हम इन्फेंट थे, फिर हम स्कूल में थे, टीनेजर थे, कॉलेज में थे, और फिर बड़े हुए। लाइक वी ग्रू अप, वी बिकेम एडल्ट, वी बिकेम देन मिडिल एज क्राइसिस हुआ, ये सब। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को एक क्रोनोलॉजी में डाल रहे हैं। आप चेंज की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लाइफ मेरी सेम नहीं थी। मुझे बचपन में वो एक सॉन्ग है ना, बचपन का प्यार तो भूल नहीं जाना रे। आपको बचपन में जिस तरह का प्यार हुआ था, आप कहेंगे कि जवानी में वैसा प्यार नहीं हुआ, बुढ़ापे में थोड़ा और अलग तरह का होगा। तो जिस तरीके की जिससे आपकी लाइफ बदल रही है, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं। यू नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंट। यही बात कार्ल मार्क्स कह रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में आपको चेंज पर फोकस मिलेगा। सब लोग चेंज की बात नहीं करते। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स से कुछ 100 ईयर्स पहले तक सोसाइटी में लोग चेंज की उतनी बात नहीं करते थे। व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव इज कि एक परफेक्ट टाइम आएगा और उसके बाद दैट विल स्टे ऑन। कार्ल मार्क्स ने कहा नहीं, चेंज, इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन डार्विन ने भी बोला था अपने टाइम में, डार्विन ने भी कहा था। ये चेंज की बात मैम यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये चेंज की बात है, ये डार्विन ने बोली है। यही चेंज की बात ऑगस्ट कॉम्ट ने बोली है। डार्विन या हर्बर्ट स्पेंसर का नाम ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड थे। ऑगस्ट कॉम्ट ने, अगर आपने पढ़ा हो 3 स्टेजेस, रिलीजियस, वो थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक, वहाँ पे वैसे बोला था। एमिल दुर्खेम ने बोला था, उसने भी चेंज की बात करी है। सोसाइटी को एक हिस्ट्रीज में डिवाइड किया है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, देन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इस तरीके से। कार्ल मार्क्स ने भी ऐसा ही कहा है। कार्ल मार्क्स ने भी चेंज की बात करी है, और इस चेंज में वो सोसाइटी या ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को फोकस कर रहा है, और उस हिस्ट्री को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि आप अपनी लाइफ को इन्फेंट, स्कूल, टीन, कॉलेज, मिडिल एज क्राइसिस, ओल्ड एज, एंड इस तरीके से डिवाइड करते हुए अपनी अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, तब मैं ऐसा था, तब मैं वैसा था। बचपन में मैं पेरेंट्स को से बहुत चिपकू किस्म का था, फिर जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, फिर मैं फ़ाइट करने लग गया, फिर मैं अलग हो गया। और फिर मुझे और बड़ा हुआ तब मुझे याद आया कि कैसे मैं उनसे फालतू की बातों पे लड़ता था। तो आपके जो रिलेशंस हैं वो कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। कुछ इस तरह की स्टडी कि जैसे अपनी ज़िंदगी को आपने जैसे पीरियड्स में बांटा, ऐसे ही कार्ल मार्क्स इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी स्टेजेस में डिवाइड कर देगा। और बस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशंस को, जो कार्ल मार्क्स है, 5 स्टेजेस में डिवाइड कर देगा। 1 2 3 4 5। पहली स्टेज वो डिवाइड करेगा और वो बोलेगा कार्ल मार्क्स कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई तब पूरी तरह से इक्वालिटी थी। तब वहाँ पर एक तरह से, उसके लिए वो वर्ड यूज़ करता है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव मतलब सबसे स्टार्टिंग में, सबसे पुराने वाला, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उस सोसाइटी में एक जंगल हुआ करता थे, वहाँ पे लोग फ्री थे, किसी के पास सरप्लस नहीं था, एक्स्ट्रा नहीं था, जिसको जैसी ज़रूरत होती थी वैसा लोग जाकर खाना खा लेते थे। उतना वो कभी शिकार कर लेते थे, कभी पेड़ों से तोड़ लेते थे। उस टाइम ऐसा नहीं था कि ये पेड़ मेरा है, ये पेड़ तेरा है, नहीं, सब कुछ बराबर, हर किसी चीज़ पर हर किसी का बराबर का हक था, सब कुछ इक्वल था, सब बहुत बढ़िया था। कार्ल मार्क्स को वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, थोड़ा सा सरप्लस होने लगा, थोड़े से वॉर्स हुए और सोसाइटी चेंज होने लगी। नेक्स्ट सोसाइटी आई एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी में कुछ लोग मास्टर्स थे और कुछ लोग स्लेव थे। स्लेव्स हुआ करते थे जिन्हें चेन से बांधा जाता था, उन्हें कोई फ्रीडम नहीं थी अपनी लाइफ में। स्लेव्स वो लोग थे जो कभी हारे होंगे, मास्टर्स वो लोग थे जो कभी जीते होंगे। कार्ल मार्क्स ने अगली स्टेज की बात करी कि फ्यूडल सोसाइटी,
जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़मींदारी सिस्टम था वैसा, कि एक लोग थे जो मास्टर्स की तरह थे, वो थे लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, और जो स्लेव्स की जगह आए वो थे सर्व्स। तो लॉर्ड्स के पास ज़मीन थी और सर्व से बोला जाता था कि उन ज़मीनों पर काम करो, समथिंग रिलेटेड टू आवर एग्रीकल्चर इन इंडिया। और फोर्थ स्टेज में आया कैपिटलिज्म, और ये जो कैपिटलिज्म है इसमें सबसे पावरफुल थे कैपिटलिस्ट्स, जिनके लिए वो वर्ड यूज़ करता है बुर्जुआ, और यहाँ पे आ गए वर्कर्स, बुर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट। अब आगे वो कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में वो कहता है कि एक फिर से बहुत अच्छा टाइम आएगा, सोशलिज्म आएगा, उसके बाद कम्युनिज्म सेटअप हो जाएगा, और फिर से वो कम्युनिज्म पुरानी सोसाइटी की तरह होगा जब सब बराबर था, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो यहाँ पे स्टेटलेस हो जाएगा, एक यूटोपियन सी बात करता है। तो अगर आप देखें कि जो बीच की 3 स्टेजेस उसने बताई, मास्टर्स से लेकर कैपिटलिस्ट वाली, ये 3 स्टेजेस उसने बताई। इन तीनों स्टेजेस में कुछ चीज़ कॉमन है। एक ग्रुप है जो बहुत पावरफुल है, जिसके हाथ में सब कुछ है, दूसरा ग्रुप है जो बहुत कमज़ोर है। और ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस कुछ चीज़ पे डिपेंड करती हैं। अब देखिए, एंशिएंट सोसाइटी फ्यूडल में क्यों कन्वर्ट हुई, फ्यूडल सोसाइटी कैपिटलिज्म में क्यों कन्वर्ट हुई, यही होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन अब आ ही गया है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम मोड ऑफ प्रोडक्शन को पर आते हैं फिर से, लेकिन उससे पहले जो हमने पढ़ा कि इस तरीके से मार्क्स हैज़ divided history in following stages of mode of production। ठीक है, आपको अभी तक ये 5 स्टेजेस में उसने डिवाइड किया है। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, देखिए, एक है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और एक है एग्रीकल्चर सोसाइटी। अब हमारी कंट्री में बहुत सारे फार्मर्स हैं, कुछ गरीब हैं, अधिकतर दे आर पुअर, मगर बहुत सारे अमीर भी हैं। बहुत सारे, तो एक गरीब फार्मर और एक अमीर फार्मर के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस किस चीज़ का है? वो डिफरेंस है लैंड का। जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो उतना पावरफुल है, वो उतना रिच है। जिसके पास कम लैंड है वो उतना वीक है। ये इसलिए है क्योंकि उनकी सोसाइटी में, हम उन फार्मर्स की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा फ्यूडल सोसाइटी की तरह है, देयर पावर डिपेंड अपॉन लैंड। लेकिन अगर अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने लक्ष्मी मित्तल का नाम सुना होगा। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स वंस अपॉन अ टाइम। स्टील की इंडस्ट्रीज थी उनकी, या टाटा के ग्रुप के जो रतन टाटा हैं, या जो इस तरह के हमारे टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम उनकी बात करें, तो आप ये बताइए कि ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत अमीर हैं, अल्ट्रा रिच हैं, इनके पास कितनी लैंड है? क्या ये लैंड ओनरशिप की वजह से बहुत रिच हैं? अगर आप ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको शायद हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग मिलें, ऐसे फार्मर्स मिलें, जिनके पास इन अंबानी या टाटा, इन सब से ज़्यादा लैंड है। इन ए वे हो सकता है किसी फार्मर के पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा लैंड हो। चलिए अंबानी टाटा का नाम नहीं लेते, लेकिन हो सकता है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पास 1000 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी है, और एक फार्मर है जिसके पास उससे ज़्यादा लैंड होगी, लेकिन फिर भी फार्मर उतना रिच नहीं होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल गया है। पुराने टाइम में फार्मर की सोसाइटी में लैंड बहुत इंपॉर्टेंट थी, मगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लैंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैपिटल की होती है। आपने ज़मीन पे, बहुत बड़ी ज़मीन है, आप उसमें आलू उगा रहे हैं, आपकी उतनी इनकम नहीं होगी। उस ज़मीन का बहुत छोटा हिस्सा, उसका 1/10 हिस्सा, लेकिन अगर आप वहाँ पे आपने वहाँ पे कुछ और
फिनिश्ड गुड्स बनाई, आपने वहाँ पे एक कार की इंडस्ट्री बना दी, आपने वहाँ पे सपोज़ टाटास की तरह वहाँ पे अपने ट्रक्स बना रहे हैं, या महिंद्रा की तरह अपने थार के व्हीकल्स बना रहे हैं, तो फिर यू विल बिकम रिच देयर. सो द वेल्थ एंड योर पावर इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिपेंड्स नॉट ऑन लैंड. वो लैंड की ज़रूरत फ्यूडल सोसाइटी में थी, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं थी. तो ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसी को हम बोलते हैं कि ये एक उस पूरी सोसाइटी के ऊपर हमने एक लेबल लगा दिया कि ये सोसाइटी कैपिटलिस्ट तरीके से चल रही है. यानी कि इसमें जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, टाटास की तरह, अंबानी की तरह, ये लोग उसमें पावरफुल हैं. इन अ वे हमारी सोसाइटी आज की डेट में कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म के बीच में कहीं फंसी है. देश के कुछ हिस्सों में फ्यूडल सोसाइटी है, जहाँ पे ये मैटर करता है कि आपके पास लैंड कितनी है, और बाकी जगह पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे ये मैटर करता है कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, आप कितनी कंपनीज़ के मालिक हैं, आप लोहा बना रहे हैं या फिर आप कार बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं. तो वहाँ पे आपकी सिर्फ लैंड मैटर नहीं करती. तो ये हो गया मोड ऑफ प्रोडक्शन. और जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो डिफाइन हो जाते हैं. जैसे फ्यूडल, जैसे कि आप समझने के लिए एग्जांपल लीजिए, ज़मींदारी मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसमें जो रिलेशनशिप है वो किसका होगा? एक ज़मींदार टाइप का एक आदमी है, सर्फ जैसा, जिसे हम सर्फ बोल सकते हैं यहाँ पर. सॉरी, ज़मींदार फ्यूडल लॉर्ड की जगह आएगा. सर्फ तो हैं वो लोग जो कि उस पर काम करेंगे, पीजेंट्स जैसे हमारे यहाँ होते हैं, बहुत ही गरीब लैंडलेस लेबर्स जिन्हें हम बोलते हैं. तो जो लैंडलेस लेबर्स है वो जाके खेतों पे काम कर रहा है. कैपिटलिज्म में कुछ अलग होगा. कैपिटलिज्म में जो वर्कर है, हो सकता है उसके पास थोड़ी बहुत लैंड भी हो, लेकिन वो फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, और जो मालिक होगा वो उसका फैक्ट्री का मालिक होगा. तो अब आप ये देखिए, जो रिलेशनशिप होता है इन ए सोसाइटी बिटवीन द ज़मींदार एंड द पीजेंट, बिटवीन द ज़मींदार एंड द टेलर, वो जो रिलेशनशिप होता है उसके एक अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं. एक्सप्लॉयटेटिव तो वो भी बहुत होता है, मगर उसके थोड़े अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं. और जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, उसमें जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन वर्कर एंड द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, वो थोड़ा सा अलग होता है. तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये भी मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं. एक्सप्लॉयटेशन है, सब कुछ उन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. तो मोड ऑफ प्रोडक्शन अगर मार्क्स की थ्योरीज में देखें, तो मार्क्स की थ्योरीज में तो हमें ये कुछ 5 टाइप ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलेंगे. आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं. जैसे आज की डेट में मोड ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा और बदल रहा है. आज की डेट में आपको अगर बहुत अमीर बनना है, बहुत करोड़पति बनना है, नॉट जस्ट करोड़पति तो खैर कुछ होता ही नहीं, अगर आपको एक बिलियनियर बनना है, सो डू यू थिंक दैट यू नीड फैक्ट्रीज? वो फैक्ट्रीज वाला ज़माना जा रहा है. विद एन एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ज़माना बदल रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क जुकरबर्ग है, या ये जो बाकी की कंपनीज़ हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इनके जो जिन्होंने शुरू की इन कंपनीज़ को, ये दे मस्ट बी बिलियनियर्स. बट ये फेसबुक एंड मार्क जुकरबर्ग जो हैं, ये क्या इनकी फैक्ट्रीज़ हैं कोई? अब मार्क जुकरबर्ग, सॉरी मुझे उसकी स्पेलिंग नहीं आती, मार्क जुकरबर्ग, या जितने भी इंडिया में, जैसे पेटीएम था, पेटीएम जिन्होंने शुरू किया, ही बिकेम ए वेरी रिच पर्सन. तो इनकी फैक्ट्रीज तो नहीं है ना. तो आज की डेट में आपका जो वेल्थ जनरेशन है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन फैक्ट्रीज अलोन. टाइम बदल रहा है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदल रहा है. अब कार्ल मार्क्स तो खैर इस पर नहीं भूलेगा, कार्ल मार्क्स तो इज़ लॉन्ग डेड, लेकिन जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल रहा है, वैसे वैसे फिर उसकी वजह से बाकी चीज़ें भी बदलेंगी. ये सब चीज़ें आपके लिए सोचने के लिए हैं. आपको जहाँ एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े आप उनको मेंशन भी कर सकते हैं. अब मोड ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा सा और देख लेते हैं. मोड ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ मोड ऑफ प्रोडक्शन? मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें आती हैं. वन इज़ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर इज़ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में फिर से हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो लेबर, ऑब्वियस सी बात है, बिना लेबर के तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता.
मज़दूर तो चाहिए ही आपको काम करने के लिए। और दूसरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वो हर चीज़ जो कि उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए। जैसे कि एज आई वाज टेलिंग यू कि सपोज एक फ्यूडल सोसाइटी थी, उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? लैंड। जितनी ज़्यादा ज़मीन है उतनी ज़्यादा जगहों पर आप गेहूँ, चावल, आलू उगा सकते हैं। एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी, वहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन में के अंदर ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा? वहाँ पे लैंड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, वहाँ पे कैपिटल इंपॉर्टेंट होगा। आपके पास कितना मनी है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि लैंड इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ कैपिटल इन ए सर्टन वे, मगर यहाँ पे आप समझिए कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ ज़मीन नहीं है। ज़मीन का टुकड़ा कहाँ पर है ये भी मैटर करता है, और उस ज़मीन पर आपके पास क्या मशीन्स हैं, आपकी मशीनरी आपके पास है कि नहीं है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। और जैसा कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अब आने वाले टाइम में, अभी जो टाइम चेंज हो रहा है उसमें अब कैपिटल की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आपके पास टेक्नोलॉजी इन द सेंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसमें आप कितने माहिर हैं, आपके पास कितने आइडियाज़ आ रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर कर रही हैं। टाइम बदल रहा है आईटी की एज में। फ़िलहाल मार्क्स ने इस आईटी वाईटी की बात तो नहीं करी है, ये तो हम अपनी तरफ से अब ऐड कर रहे हैं। तो मार्क्स ने बोला कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को देखो, आपको हर वो चीज़ जो कि एक फैक्ट्री चलाने के लिए ज़रूरत है, उसे आपकी फैक्ट्री, आपके जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो मज़दूर हैं, इन सब को इकट्ठा कर लो। ये सब आ जाएंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो मज़दूर हैं वो आ जाएंगे लेबर में। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, उसके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? हर वो चीज़ जो फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए प्लस लेबर, ये आता है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और इसके साथ एक और चीज़ जब हम और मिला देते हैं वो है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब वर्कर और जो मालिक है उसका एक रिश्ता। अब यहाँ पे आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ वर्कर्स हैं आपस में काम कर रहे हैं, अगर इनके बीच में आपने एक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया, एक तरह से हायरार्की एस्टेब्लिश नहीं करी, तो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन इस हायरार्की को छोड़िए, अगर एक ओनर और ये सारे एट द एंड ऑफ डे वर्कर्स ही हैं, इन वर्कर्स के बीच में वो रिलेशन नहीं है तो भी काम नहीं करेंगे। तो ये जो रिलेशन है मालिक और मजदूर का, या फिर खेत में काम करने वाले किसान का और लैंडलेस फार्मर्स का, ये जो रिश्ते हैं, ये रिलेशनशिप है लोगों के बीच में जो काम कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। इसका जो एक बाद में जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो इस मार्क्सिज्म को, मोड ऑफ प्रोडक्शन को वहाँ पे वो फैमिलीज़ में जाकर अप्लाई कर देते हैं। देन दे विल सी मैरिज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। तो वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक आदमी आदेश दे रहा है काम करो, दूसरा आदमी उसकी बात मान रहा है। एक आदमी बहुत पावरफुल है, दूसरा उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो दीज आर द थिंग्स विच कम इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है और ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, इन दोनों को मिला देने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। और इस मोड ऑफ प्रोडक्शन को मार्क्स के अकॉर्डिंग कहें तो मार्क्स को 3-4 मोड ऑफ प्रोडक्शन दिखाई देते हैं। एक कैपिटलिस्ट, एक उससे पहले फ्यूडल, उससे पहले एंशिएंट एंड सो ऑन। एंड फिर मार्क्स ये बात बोलेगा लास्ट में कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इस मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। सोसाइटी में एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, what is the politics in that mode of production, what is the religion, what is law, what is ideology, what is education, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। कैसे समझाएं? अब आपको समझाया जाता है ये, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में
मान लीजिए कि आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। मोड ऑफ प्रोडक्शन आपका एग्रीकल्चरल सोसाइटी, एक फीडल सोसाइटी है। तो एग्रीकल्चर सोसाइटी में जॉइंट फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फैमिली भी ऐड कर सकते थे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैमिली सिस्टम है, वेदर इट इज़ जॉइंट और न्यूक्लियर, इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। इफ इट इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, it is most probably going to be nuclear family. If it is agricultural mode of production, then it is most probably going to be joint families. तो जितनी भी फीडल सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ देखने को मिलेंगी। और जब न्यूक्लियर फैमिली और जब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आएंगी, देखो ऐसा क्यों हो रहा है। जॉइंट एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में, फीडल सोसाइटीज़ में क्या होता है, परिवार के सब लोगों को के लिए ज़रूरी होता है सब खेत में जाकर काम करें। सबके लिए एक ही काम होता है, सब जाके खेत में काम करते हैं, तो सब लोग इकट्ठे रह पाते हैं। और फिर उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि लैंड फ्रेगमेंट ना हो, लैंड की प्रोटेक्शन रह पाए, सब लोग इकट्ठा रहें। किसी ने, बगल वाले ने वहाँ पे उनकी कैनाल पे कब्ज़ा कर लिया, ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, तो आपस में लड़ पाएँ, तो आपस में वो लोग बड़ा यूनिटी पे ध्यान देते हैं। तो जॉइंट फैमिलीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चरल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। मगर जहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती हैं, तो वहाँ पे तो एक ही फैमिली में सपोज़ 4 लोग हैं, तो उनको अलग अलग कंपनी में काम मिलेगा। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, कोई जाकर मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, कोई सपोज़ लोहार बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कारपेंट्री का काम कर रहा है, कोई अलग अलग काम कर रहे हैं सब लोग। तो जब ये सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग, हो सकता है इनको अलग अलग शहरों में जाना पड़े, अलग अलग जगह जाना पड़े, तो देन दे कैन नॉट स्टे यूनाइटेड, तो फिर इनको अलग अलग जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगेंगी। अब देखो मज़े की बात, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि अगर कैपिटलिस्ट जो है वो ये चाहेगा कि सोसाइटी में सब लोग थोड़ा न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ जाएं ताकि उसे ईजिली लेबर मिल पाए, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ को प्रमोट करेगा। वो उस तरह की मूवीज़ को चाहेगा प्रमोट किया जाए जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ पर ध्यान दे रही हैं। फिर वो वहाँ का जो रिलीजियस सिस्टम होगा, जो भी कोई एथिकल सिस्टम होगा, जो भी गुरुज़ होंगे, रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुज़, वो चाहेगा वो स्पिरिचुअल गुरुज़, वो रिलीजियस गुरुज़, वो सब ये इस बात सिखाएं कि अलग अलग होने में कितना फ़ायदा रहता है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का रिलीजियस सिस्टम, सारे सिस्टम्स, वहाँ का कल्चरल सिस्टम इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करेगा, न्यूक्लियर फैमिलीज़ को प्रमोट करेगा, क्योंकि वही न्यूक्लियर फैमिलीज़ की जो डिमांड है, जो नीड है, वो कैपिटलिस्ट को लेकर, वो कैपिटलिस्ट की है। ऐसे ही अगर आप एक जॉइंट, जहाँ पे सपोज ज़मींदार है, वो ज़मींदार बहुत पावरफुल है, फ्यूडल सोसाइटी बहुत पावरफुल है कहीं पर, तो ज़मींदार ये नहीं चाहेगा गांव के लोग, गांव के लड़के शहर छोड़ के बाहर जाएं। तो वो वहाँ का जो रिलीजियस सिस्टम है, जो वहाँ का एथिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, उसको अपने पास बुलाएगा और कहेगा देखो लोगों को सिखाओ कि इंडिविजुअलिज्म से ज़्यादा कलेक्टिविज्म इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि लड़के, गांव के लोग बाहर ना जाएं, उसी गांव में रहें, उसके लिए अच्छे से काम कर पाएँ। इन ए वे किसी भी एक सोसाइटी में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कल्चरल सिस्टम है, जितनी भी सारे सिस्टम हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब उस सोसाइटी में जिसका इकोनॉमी पे कब्जा है, यानी कि अगर वो ज़मींदार हुआ वहाँ पे तो ज़मींदार की बात सुनेंगे, अगर वहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत पावरफुल हुआ तो वो टाटा अंबानी की बात सुनेंगे, कल को अगर जैसे जुकरबर्ग टाइप कंपनीज आ रही हैं तो इनकी बात सुनेंगे। तो ये सारी दुनिया जो है ये मोड ऑफ प्रोडक्शन में के ऊपर डिपेंड करती है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसकी मुट्ठी में रहती है। तो दिस इज़ व्हाट, ये सारी चीज़ें आपस में बड़ी रिलेटेड हैं, बट में आपस में बहुत ही रिलेटेड हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसी पर पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड करता है, उसी पर रिलीजन, उसी पर लॉ, उसी पर आइडियोलॉजी, उसी पर एजुकेशन, ये सब चीज़ें, ऐसा कार्ल मार्क्स बोलता है। तो रिलीजन में वो बातें सिखाई जाएंगी, लॉ सिस्टम में वो सारे लॉज बनाए जाएंगे
आइडियोलॉजी में वो आइडियोलॉजी प्रमोट की जाएगी, कल्चर में वो कल्चर प्रमोट किया जाएगा जो कि उस इंसान को पसंद होगा, जो कि उस मोड ऑफ प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि किस तरह की वैल्यूज़ प्रमोट की जाएं। जैसे कि फ्रेंड्स आज की डेट में देखा जाए, हम थोड़ा सा से रिलेट करते हैं कि आज की डेट में टू मच एम्फेसिस इज़ गिवन ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट, टू मच एम्फेसिस इज़ गिवन ऑन गो गेट योर गोल। आप इसीलिए फैमिलीज आर ब्रेकिंग अपार्ट, इसीलिए हस्बैंड्स एंड वाइफ इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग देयर करियर गोल्स टू स्टे with each other and to love with each other, what they are being told day and night day out। आप YouTube में या किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनिए, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि जाओ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, गो गेट योर गोल। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गोल क्या होता है? वो गोल होता है कि आप बीटेक करो, MBA करो, फिर किसी कंपनी में लग जाओ, किसी कंपनी में लग जाओ ताकि उस कंपनी के मालिक के लिए काम करो। आप अपनी यू आर स्पॉइलिंग योर पर्सनल लाइफ फॉर द सेक ऑफ एक कंपनी। आप अपनी सारी ज़िंदगी आप 18 घंटे काम करते रहे, आपने अपनी कभी वाइफ को, हस्बैंड को कभी ढंग से देखा नहीं, सैटरडे संडे बस घर पे रहे, वहाँ भी तब थक हार के सोते रहे। क्यों? ताकि ज़िंदगी भर मेहनत करते रहे अपने गोल्स के लिए। आपके दिमाग में ये चीज़ भर दी गई कि गोल्स, गो गेट योर गोल्स, गो गेट योर गोल्स। क्यों भर दी गई? क्योंकि उस सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट थे, जो TCS, इन्फोसिस या जितने भी IT कंपनीज इन सब के जो मालिक थे, इस तरह के सिस्टम के, या बाकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दुनिया में आई हुई, इंडिया में आई हुई, तो उन मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रॉफिट के लिए, उनको प्रॉफिट दिलाने के लिए आपके दिमाग में भर दिया गया कि गो गेट योर गोल्स एंड यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। तो हमारा जितना भी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं, दे डिपेंड अपॉन आवर मटेरियल कंडीशंस। दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज सेइंग। और मुझे इसके ये थॉट्स बहुत रिलेवेंट लगते हैं। आई फाइंड दिस थॉट्स वेरी रिलेवेंट। तो ये कुछ इस तरह से कहना चाहते हैं बार बार कि जो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वही सब कुछ डिसाइड करेगा। और जो रिलेशन किसी मोड ऑफ प्रोडक्शन में है, देखिए मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमने एक चीज़ और देखी थी, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या कहा था? ऑनर एंड नॉन ऑनर। तो जो ऑनर एंड नॉन ऑनर का रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि अगर कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो वहाँ पे वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में डोमिनेशन है, तो वही रिलेशनशिप पॉलिटिकल लेवल में भी आपको दिखाई देगा। ये भी बात हो रही है। तो जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शनशिप मोड ऑफ प्रोडक्शन में है, वही रिलेशनशिप हमें पॉलिटिकल लेवल में, एजुकेशन लेवल में, हर जगह पे वहाँ पे भी दिखाई देगा। कुछ इस तरह की बातें कार्ल मार्क्स ने बोली हैं। ये क्लास, फिर यहाँ पे क्लास स्ट्रगल का हम चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलिए वो कभी और हम देखेंगे। मार्क्स कैपिटलिज्म की बहुत बुराई करता है, बहुत बुराई करता है। फिर वो एलियनेशन की बात करेगा। अब तब मैं यहाँ पे एलियनेशन को ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर करूँगा, टॉपिक बहुत बड़ा नया और खुल जाएगा। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, आई थिंक। अब आप इस टॉपिक, अगर इस पे भी आएँ तो अब ये एक वर्ड आ जाता है डायलेक्टिक्स। यहाँ पे एक वर्ड और आ जाता है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का जो मीनिंग है वो है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन, किन्हीं भी कुछ चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन, ये डायलेक्टिक्स है। अभी डायलेक्टिक्स वर्ड मार्क्स ने उठाया कहाँ से? मार्क्स का खुद का वर्ड नहीं है डायलेक्टिक्स। इस डायलेक्टिक्स से बहुत पहले से काम हो रहा था, एंड द पर्सन हु वाज वर्किंग ऑन दिस वाज हीगल। मार्क्स से पहले एक बहुत, ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ थिंकर। तो हीगल वाज आल्सो वर्किंग ऑन डायलेक्टिक्स, एंड व्हाट हीगल यूज्ड टू से वाज, Hegel used to say that there is a dialectics between our thoughts and that decides our life. तो जो हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं उनमें डायलेक्टिक्स रहता है, और उसकी वजह से हमारी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, उसकी वजह से आवर लाइफ प्रोसीड्स इन अ सर्टेन वे।
तो अगर हीगल की बात की जाए यहाँ पे, तो हीगल ने डायलेक्टिक्स पे काफ़ी काम किया. डायलेक्टिक्स, एज आई सेड, मीन्स a certain kind of contradictions. जैसे कि डिबेट होता है ना स्कूल में, अगर आपने कभी डिबेट देखा हो कि एक वन साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट देन अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो देर इज थॉट वन, उसका काउंटर थॉट टू आएगा, और फिर इन दोनों का एक सिंथेसिस बनेगा और वो फिर थॉट थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर उसका एक काउंटर थॉट बनेगा, फिर उन दोनों का एक सिंथेसिस बनेगा, फिर वो एक अलग थॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से थॉट्स के बीच में जो एक फाइट है उसके ऊपर हीगल ने काम किया था. अब मार्क्स को ये चीज़ बड़ा पसंद आई, तो मार्क्स ने कहा कि ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में. लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मार्क्स ने मटेरियल कंडीशंस के ऊपर डिस्कस किया. अब हेगल ने क्या कहा, व्हाट हेगल डिड वाज, हेगल सेड कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है या हमारे जो थॉट्स हैं, दैट डिसाइड्स आवर सोशल रियलिटी, दैट डिसाइड्स आवर रियलिटी. या यूं कहा जाए, आवर कॉन्शियसनेस दैट डिसाइड्स आवर मटेरियल कंडीशंस. मटेरियल कंडीशंस मतलब हम कैसे रह रहे हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय आवर कॉन्शियसनेस. आपको कई आज की डेट में मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे, वो जो कहते हैं कि यू नीड टू थिंक लाइक रिच पीपल टू बी रिच. और वो ये कहते हैं कि कुछ आपने ऐसे सुना होगा कि इफ़ यू आर पुअर इट इज़ बिकॉज यू थिंक लाइक पुअर पीपल. तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इस तरह के, ये हीगल से थोड़ा हीगल की तरह बातें कर रहे हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं. आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो मटेरियल कंडीशंस है, आपके हाथ में कितना वेल्थ है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट योर थॉट्स आर. आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आप हकीकत में बन जाएंगे. तो मार्क्स ने हीगल को बुलाया और उसने कहा ऐसा नहीं होता हीगल भाई साहब, तुम बिल्कुल उल्टा कह रहे हो. तो मार्क्स ने हीगल को पकड़ा और उसको उल्टा टांग दिया. दिस अ वेरी फेमस statement that Marx turned Hegel upside down. So upside down, how did oh, you couldn't have seen that. So this Hegel was saying कि thoughts से हमारा रियलिटी आता है और कॉन्शियसनेस से हमारा मटेरियल कंडीशंस होती हैं. तो ये हेगल था अगर, तो मार्क्स ने हेगल को उल्टा टांग दिया. ही टर्न Hegel upside down. In a way, Marx ने कहा कि it's not that consciousness is determining our material existence, it's the other way out. Our material conditions are determining our consciousness. हमारे हाथ में जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे. आपके पास खाने को कुछ है नहीं, आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया, आप क्या फिर बड़ी बड़ी बातें करोगे. तो आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी मटेरियल कंडीशंस, यानी कि आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पॉवर्टी लेवल, आपकी इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं. इट्स नॉट द अदर वे आउट. एंड ही इज़ टॉकिंग हियर नॉट जस्ट एट एन इंडिविजुअल लेवल, बट ही इज़ रादर टॉकिंग अबाउट द होल सोसाइटी. जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर क्या देखा, मार्क्स ने क्या बोला था मोड ऑफ प्रोडक्शन के केस में, कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये बेस है, और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आइडियोलॉजी भी आ रहा है, थॉट प्रोसेस भी आ रहा है, दे आर पार्ट ऑफ ए सुपर स्ट्रक्चर्स. सुपर स्ट्रक्चर मतलब बेस, इमारत की नींव तो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं. आइडियोलॉजी, थॉट्स, ये सारी चीज़ें मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं. ये मार्क्स ने बोला. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग थॉट्स सेकेंडरी हैं. रियल में आपकी क्या कंडीशंस हैं, क्या मटेरियल कंडीशंस हैं. आप एक स्लेव हैं, आप एक वर्कर हैं, या फिर आप एक ओनर हैं, या आप एक फ्यूडल लॉर्ड हैं, ये मैटर करता है. आपके जो रियल कंडीशंस हैं दे विल डिटरमाइन योर कॉन्शियसनेस. देखो मैं फिर से वो एग्जांपल देता हूँ आपको. आपने जो यहाँ मैंने शुरू किया था कि आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, तो
इनमें से कौन आपको हाँ बोलेगी? विच गर्ल विल से यस टू यू? आपको लाइक विल दिस गर्ल से यस टू यू? इफ दिस पर्सन इज वेरी मच बिलीविंग इन मार्क्स मटेरियलिज्म, तो फिर आप उसे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दो कि तेरे नाम हमने क्या है, जीवन अपना सारा सनम, वो आपसे कहेगी ये जीवन नाम मत करो अपना, ये बड़ी बड़ी बातें, ये झील सी आंखें, ये सब फालतू बातें मत करो, ये तुम जीवन नाम मत करो, तुम प्रॉपर्टी नाम करो। सीधी सीधी वो आपकी कहेगी कि यार तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहे हो कि नहीं दे रहे? ये बड़े बड़े प्रोमिसेस, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मेरी आंखें तुम्हें अच्छी लगती हैं, बाल तुम्हें अच्छे लगते हैं, इन सब का मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम ये बताओ तुम अपनी प्रॉपर्टी कब मेरे नाम कर रहे हो? तो सम पर्सन हु इज़ टू मच इनटू दिस मार्क्स मटेरियलिज्म, वो इस तरह से बात करेगा। और इन अ सिमिलर वे, जब हमारी कंट्री में जो डाउरी के केसेस बढ़ रहे हैं, जो दहेज के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत बार वो इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज boys or men, when they're hunting for brides, then rather than looking, they are driven by the material conditions. बहुत ज़्यादा वहाँ पे materialism हो चुका है। इसी बात को फेमिनिस्ट भी आकर, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट होते हैं, कभी फिर से आपको बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा यहाँ पर। जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट होते हैं वो भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट तो वो ये कहेंगे, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या कहेंगे कि यार एक वुमेन है, देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ वुमेन, वो बेचारी दिन भर घर में काम करती रहती है, सारे काम करती रहती है, तो आप उसको एक फैंसीफुल उपाधि दे दें दैट यू आर ए ग्रेट वुमेन, यू आर एन एपिटोम ऑफ सेक्रीफाइस। ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप उसे सिर्फ क्रेडिट मत दो, आप उसे क्रेडिट कार्ड भी दो। इन ए वे आप उसको प्रॉपर्टी दो, आप उसको वेल्थ दो, आप उसको मनी दो, आप उसको कुछ मटेरियल चीज़ें दो। एंड आपने एक वर्ड सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा, इसको बोला जाता है अनपेड डोमेस्टिक लेबर। अनपेड डोमेस्टिक लेबर, व्हाट इज दिस अनपेड डोमेस्टिक लेबर? ये मार्क्सिस्ट, जब मार्क्सिज्म, ये मटेरियलिज्म, ये मार्क्सिज्म जब फेमिनिज्म से के साथ जाके हाथ मिलाएगा, तब फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहेंगे कि दे विल टॉक अबाउट अनपेड डोमेस्टिक लेबर एंड दे विल से दैट वन ऑफ द बेस्ट वे टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री और फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इज़ कि वुमेन्स को उनके लेबर के लिए आप पैसा दो। इन अ वे जो हाउस वाइफ है वो दिन भर काम करती है, उसके लिए आप उसे सिर्फ ऐसा नहीं अप्रिसिएशन दो, उसको आप मनी भी दो, उसको आप अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी दो। तो ये एक मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है दैट विल टॉक अबाउट दैट इन ए वे दैट दे विल टॉक अबाउट मटेरियल थिंग्स। आप वो मटेरियल थिंग्स की बात करेंगे। इसी तरीके से फिर जब डाइवोर्स होगा तो एलिमनी एंड ऑल दोज थिंग्स दे विल आस्क फॉर। इन ए वे दे बिलीव, व्हाट दे बिलीव इज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, थोड़ा सा और चलिए और टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, लेकिन व्हाट दे बिलीव इज कि जिस तरीके से एक फैक्ट्री का मालिक एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक वर्कर से बहुत सारा काम करा रहा होता है, उसे काम कराता है मान लो 14 घंटे और पैसे देता है उसे सिर्फ 3 घंटे के काम के, और उससे सारा उसका क्रेडिट ले लेता है, उससे सब ये वर्कर्स ने जितना भी कुछ बनाया वो सब हथिया लेता है। ऐसे ही एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से वो 14-15 घंटे काम कराता है एंड बदले में उसे कुछ नहीं देता। तो जो चीज़ें मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को लेकर बोली थी, कुछ वैसी मिलती जुलती बातें या उनसे इंस्पायर्ड होकर मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट मैरिज को लेकर बोलती हैं। तो ये कहाँ हद तक सही है गलत है, दैट्स अनदर थिंग, और फिर से हम कभी अगर टाइम रहा तो इसको डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली विल डिस्कस करेंगे। बट फिर हम वापस अपने इस टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो हमारा टॉपिक आज का है वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो फिर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अब वी विल स्टार्ट रीडिंग दीज थाट्स, टाइम इज़ रनिंग आउट नाउ, तो विल स्टार्ट रीडिंग दीज थाट्स एंड रीडिंग दीज नोट्स। So let's read these notes that historical materialism
is a Marxist theory of society which historical materialism is a Marxist theory of society which divides the history in different stages, dialectical stages of development. आप ये याद रखिएगा, हिस्टोरिकल का जो मैंने आपको बताया था, इम्पोर्टेंस बताई थी कि वो हिस्ट्री को कनेक्ट करके चलते हैं, पूरा हिस्ट्री को स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप कर रहे थे अपनी लाइफ में, कॉलेज, स्कूल एंड ऑल दीज थिंग्स. It sees the social, cultural and political phenomena determined by the mode of production of material things. The classical writings of Marx and Engels in the preface to a contribution to the critique of political economy provides an account of historical materialism. इस बुक का नाम याद कर लीजिएगा, आंसर्स में लिखेंगे, then you will get great marks. And see, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं, and we align it with Marx, but Marx perhaps had not used this word of historical materialism. ये मार्क्स के बाद एंजल्स ने या बाकी लोगों ने यूज़ किया और आज ये मार्क्स के साथ सिनोनिमस हो चुका है. अब मार्क्स हैड रिजेक्टेड हेगल्स फेथ इन आइडियलिज्म बट अडॉप्टेड हेगल्स यूज़ ऑफ डायलेक्टिकल मेथडोलॉजी. अब हेगल्स फेथ इन आइडियलिज्म, मार्क्स हैज़ रिजेक्टेड हेगल्स फेथ इन आइडियलिज्म. व्हाट इट मीन्स, जो हेगल्स बार बार आइडिया की बात कर रहा था, आइडिया की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था, मार्क्स उसको लात मार देता है. मार्क्स कहता है इतनी आइडियाज़ की बात मत कर, मैटर की बात करो, मटेरियलिज्म की बात करो. तो इस वे में मार्क्स हैज़ रिजेक्टेड हेगल्स फेथ इन आइडियलिज्म बट हैज़ अडॉप्टेड हेगल्स यूज ऑफ डायलेक्टिकल मेथडोलॉजी. डायलेक्टिकल्स मतलब जो कॉन्ट्रडिक्शन था, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन मार्क्स जो है वो सोसाइटीज़ के डिफरेंट स्टेजेस में देखता है और उन स्टेजेस के अंदर भी देखता है बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट. तो वो डायलेक्टिक्स को उसने अडॉप्ट किया, हेगल का जो डायलेक्टिक्स था उसे तो अडॉप्ट किया, मगर आइडियलिज्म को डिस्कार्ड कर दिया. मार्क्स डिवाइड्स हिस्ट्री इन फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन: प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिज्म. इसमें ये फीचर्स थे. प्रिमिटिव वाज अ कम्युनल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, एंशिएंट कंसिस्टेड ऑफ स्लेव एंड मास्टर्स, एंड फ्यूडल कंसिस्टेड ऑफ सर्व्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, and capitalist of proletariat and bourgeois, and communism is considered to be a classless society. Communism में equality हो जाएगी, perfect equality हो जाएगी. Next, we come here and we talk about this mode of production. So mode of production here, what it refers to, mode of production, you should draw this diagram whenever this question comes. Try to remember this diagram. Mode of production में दो चीज़ें आती हैं, forces of production, relation of production, और forces of production में means of production and labor. Basically आप बस इतना बता देना, mode of production it comprises of relation of production, मतलब owners, non-owners, and everything which is required to carry out production. और बार बार जो हम ये production word use कर रहे हैं, it is for an economic activity. It is for an economic activity. It is not for some leisure activity and something like that. Then he says that on mode of production it determines all aspects of social life such as politics, religion, law, ideology, education and so on. इस तरीके से you can use it. थोड़ी सी आपकी knowledge के लिए, why that as I said earlier, the dialectical word was borrowed by Marx from Hegel, and in fact materialism, it was also borrowed by Marx from Feuerbach, and he merged all those concepts and came out with this idea of historical materialism, which we find in the book. वो book मैंने अभी आपको बताई थी, उस book का नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा. And as history progresses, the synthesis become a new synthesis. ये Hegel का thought था, तो इसको मार्क्स ने वहाँ पे अप्लाई कर दिया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में. वाई डू वी कॉल दिस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? वाई डू वी कॉल इट हिस्टोरिकल? बिकॉज मार्क्स हैज़ ट्रेस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम वन स्टेज टू अदर. वो 5 स्टेज में जो डिवाइड किया है यहाँ पर, बिकॉज 5 स्टेज में डिवाइड किया है मार्क्स ने, इसीलिए हम इसे हिस्टोरिकल बोलते हैं. देखिए एग्जाम में तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा फील भी कीजिए. जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल वर्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है. वो इम्पोर्टेंस ये है कि यू सी द होल नैरेटिव, यू स्टार्ट सीइंग द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री.
आप एक हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू करते हैं, आप पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को कनेक्ट करते हुए चलते हैं, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट योर एक्शंस आर नॉट बिकॉज ऑफ योर इंडिविजुअल attributes, but because they are a part of something grand, कुछ ग्रैंड लेवल पे कुछ चल रहा है. तो ये एक उसका पूरा माइंड में हिस्ट्री को लेकर एक एस्पेक्ट है. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मटेरियलिस्ट? बिकॉज मार्क्स हैज इंटरप्रेटेड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर मटेरियल और इकोनॉमिक बेसिस. फिर से यहाँ पर आते हैं. मार्क्स ने ये नहीं कहा कि प्रिमिटिव सोसाइटी में इस तरह का थॉट होगा, एशियन में ये होगा, फ्यूडल में ये होगा. नहीं, ये जो चेंज हो रहा है, व्हाई दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस? बिकॉज सम चेंज इन इकोनॉमी इज टेकिंग प्लेस. चेंज इन इकोनॉमी हो रहा है, उसकी वजह से थॉट्स में चेंज आएगा. मेन जो रीज़न है चेंज का वो है चेंज इन इकोनॉमी. तो एक चीज़ जो मार्क्स हमें बार बार बोल रहा है, मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, फिर से हम बता रहा हूँ कि वो चेंज को एम्फेसाइज कर रहा है. तो मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इट टॉक्स अबाउट चेंज, इट टॉक्स अबाउट सोशल चेंज, इट टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. एंड एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो अपनी इस थ्योरी को, और इवन मार्क्स दे काउंट इट एज साइंटिफिक. जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, आपने एक जगह बैठकर, कुर्सी पर बैठ के आर्म चेयर की तरह एनालाइज कर दिया. मगर मार्क्स जो है अपने आप को साइंटिफिक बोलते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरीज़ को. ये अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं. हालांकि कंसाइज नोट्स का ही ये एक प्रिंटेड वर्जन है. तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना लिख देंगे एटलीस्ट, तो आपको थोड़ा, आपका स्टार्टिंग तो हो ही जाएगा. एटलीस्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में राइट these things, at least this much. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में याद रखिएगा कि इंसान की ज़रूरत है, नीड है, कुछ ह्यूमन बींग्स की नीड्स हैं, देयर आर सम नीड्स. ओके, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कुछ और बात मैं आपको बता देता हूँ जो आप याद रखिएगा. देयर आर सम नीड्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव टू फुलफिल दीज नीड्स. There are some needs. Human beings have these needs. ज़रूरत है. And these needs are mostly like material needs. And man is always in a constant attempt to meet these needs. He's in a constant attempt to meet the needs, and to meet the needs, he enter into productive activities. ठीक है, he enter into productive activities. And Marx traces the evolution of history on the basis of how these productive activities have changed, how the mode of these productive activities have changed. To enter into to get into this production, to meet his needs, he enter into relations. वो एक दूसरे से रिलेशंस बनाता है. अब मैं फिर आपको मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का एग्जांपल दे रहा हूँ. जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है, वो भी जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के लाइन में देखते हैं. हालांकि मार्क्स ने खुद इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करी थी. When I will teach you Marxist feminism, I will tell you here that कि जो Marxist feminism है, we call it Marxist feminism, मगर उसका जो बेसिक बुक्स हैं और जो बेसिक थ्योरीज हैं वो एंजल ने दिए थे. तो anyway, this is what historical materialism is. ठीक है, नीड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की, उनको फुलफिल करना होता है, और वो पहले दिन से जो ह्यूमन बीइंग है वो यही कर रहा है कि उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है. नेक्स्ट, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक ए स्नैपशॉट ऑल्सो, you can take a snapshot also if you want. Marx's general idea about society are historical materialism. Marx's general ideas about society are known as his theory of historical materialism.
Materialism is the basis of his sociological thought because for Marx, material conditions or economic factors affect the structure and development of society. आप ये याद रखिएगा, बिल्कुल इस लाइन को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा. For Marx, material conditions or economic factors they affect the structure and development of society. His theory is that material conditions essentially comprise technological means of production and human society is formed by the forces and relation of production. जो भी वो mode of production के अंदर चीज़ें थी, they have an impact on the growth of human society. So human society is formed by the forces and relation of production. Why Marx theory of society that is historical materialism is historical? ये अभी भी लिखा हुआ भी देखा होगा आपने. It is historical because Marx has traced the evolution of human societies from one stage to another. It is called materialist because Marx has interpreted the evolution of societies in terms of their material or economic basis. Materialism simply means that it is matter or material reality which is the basis for any change. The earlier view, that of Hegel, was that ideas were the cause of change. Hegel सोचता था ideas were the cause of change. Marx ने कहा नहीं, matter is the basis for any change. Marx opposed this view and instead argued that ideas were a result of objective reality, that is matter, and not vice versa. So what Marx said, that Marx argued or he opposed the ideas of Hegel and he said that ideas were a result of objective reality, that is matter, and not vice versa. So next you can also take this thing. इस पे भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि compare Marx with Hegel. तो in German ideology, Marx and Hegel assert that their views of history are based on observation, and in Marx and Engels they assert that their views of history are based on observation and an exact description of actual conditions. अब इनके critics भले ही कहें कि ये आप बैठे बैठे बातें कर रहे हो, no scientific things in there, but they believe that their description is on scientific lines. Then Marx recognized that history of mankind was simply a single and non-repetitive process. It means it was a unidirectional, एक single direction में जा रही है वो. Hegel views history as a progress in the consciousness of freedom. Hegel views history as a progress in the consciousness. फ्रीडम भूल भी जाएं तो भी ठीक रहेगा, बस इतना याद रखिएगा. हीगल व्यूज हिस्ट्री एज अ प्रोग्रेस इन द कॉन्शियसनेस. हीगल जो था फ्रीडम से को बड़ा चाहता था, मगर इन द सेंस उसके माइंड में जो थॉट्स थे वो थोड़े एलिटिस्ट किस्म के थे कि फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस फ्रीडम तक जाने के लिए हमें कुछ समझदार लोगों की ज़रूरत है, हमें एक स्टेट की ज़रूरत है. सिटीजन्स अपने आप ये काम नहीं कर पाएंगे. तो मार्क्स ने उसे बिल्कुल पलट दिया. मार्क्स ने कहा नहीं नहीं, ये स्टेट वेट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिटीजन्स के पास ही असली पावर होनी चाहिए. और बिसाइड्स ऑब्वियसली हीगल ने जितना इम्पोर्टेंस कॉन्शियसनेस को दिया है, मार्क्स ने नहीं दिया. मार्क्स ने मटेरियलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. मार्क्स रिजेक्टेड हीगल्स फेथ इन आइडियलिज्म. आइडियलिज्म मतलब दैट रियलिटी इज़ बोर्न आउट ऑफ आइडियाज़, दैट आइडियाज़ आर डिक्टेटिंग आवर रियलिटी. हमारी रियलिटी आइडियाज़ पे डिपेंड करती है. ये थॉट हेगल का था. मार्क्स रिजेक्टेड दिस थॉट. मार्क्स रिजेक्टेड हेगल्स फेथ इन आइडियलिज्म बट अडॉप्टेड एंड अडेप्टेड हेगल्स यूज ऑफ डायलेक्टिकल मेथोडोलॉजी. ये बार बार मैं इसलिए भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जाए, ये लाइन फिट हो जाए कि मार्क्स अडॉप्टेड एंड अडेप्टेड, मतलब उसे अडॉप्ट भी किया और थोड़ा सा उसे बदल भी दिया. हेगल्स यूज ऑफ डायलेक्टिकल मेथोडोलॉजी. ही इनफैक्ट आप एक और वर्ड लिख लेना यहाँ पे, अडेप्ट. उसका क्या मीनिंग होता है डिक्शनरी में चेक कीजिएगा. आई कैन से दैट ही इवन अडेप्टेड Hegel's use of dialectical methodology. Go and check what the meaning of adapt is. Hegel's basic proposition regarding dialectics. According to Hegel, each thesis has an antithesis. Thesis मतलब एक view. Thesis मतलब एक theory. Thesis मतलब any thought. Each thesis has an antithesis. मतलब हर thought का एक counter thought होता है. The thesis represents the positive view and the antithesis represents the opposite or negative view. It means that each statement of truth has its opposite statement. एक सिंपल सी लाइन है, इसे याद कर लीजिएगा.
According to Hegel, each statement of truth has its opposite statement. The antithesis or the opposite statement is also true. In course of time, the thesis and antithesis are reconciled in the form of synthesis. थीसिस और एंटीसिस होते हैं, वो उन दोनों को रिकंसाइल कर लिया जाता है और सिंथेसिस बनता है. द सिंथेसिस इज द कंप्लीट व्यू. एज हिस्ट्री प्रोग्रेसेस द सिंथेसिस बिकम्स अ न्यू सिंथेसिस. जैसे हिस्ट्री आगे चलती है, वो जो नया थॉट बना होता है, जो सिंथेसिस बना होता है, वो अपने आप में एक नया थॉट, एक नया थीसिस बन जाता है, और फिर उस नया थॉट का भी एक एंटीथीसिस बनेगा, फिर एक सिंथेसिस आएगा, और ये हमेशा चलता रहता है. द न्यू थीसिस हैज़ एन एंटीथीसिस विद eventual prospect of turning into a synthesis, and thus goes on the process of dialectics. While Hegel applied his understanding of process of I will expand this thing. The new thesis then has an antithesis with eventual prospect of turning into a synthesis, and thus goes on the process of dialectics. While Hegel applied this understanding of the process of dialectics to the progress of ideas in history, Marx accepted the concept of dialectics but did not, like Hegel, perceive truth in the progress of ideas. Marx did not perceive truth in the progress of ideas. Marx कहता है ideas के progress में truth नहीं है, material conditions की progress में truth है. He said that matter is the realm of truth. असली सच्चाई matter में मिलेगी. He said that matter is the realm of truth and try to reach the truth via materialism. This is why Marx's theory is called as historical materialism, while Hegel's theory is called dialectical idealism. ये याद रखिएगा, dialectical idealism is related to Hegel and historical materialism is related to Marx. अगर यहाँ पे dialectical materialism लिखा होता तो वो भी Marx से related होता. जहाँ पे वर्ड मटेरियलिज्म आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू मार्क्स. तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज रिलेटेड टू मार्क्स एंड डायलेक्टिकल आइडियलिज्म इज रिलेटेड टू हीगल. दिस इज देयर. सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट. दिस वाज this small discussion on, I will call this a small discussion because इस पे अभी जितना भी बात की जाए कम है, on historical materialism. So we started this thought of historical materialism on why we call it historical, then we discussed why we call it material, then we had a brief discussion of what is mode of production. Mode of production क्या होता है, उसमें जो 5 stages होती हैं सोसाइटी की, ये बुक का नाम याद रखिएगा. और ये 5 stages में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं ग्रुप्स के. फर्स्ट और लास्ट स्टेजेस क्लासलेस होती है, इक्वालिटी होती है. बीच की 3 स्टेजेस में इनइक्वालिटी होती है. फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बाकी सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, पॉलिटिक्स, रिलीजन, लॉ, आइडियोलॉजी, एजुकेशन, इसके ऊपर. फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, इसके अंदर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आता है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आता है. फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर आता है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में हर वो चीज़ आती है जिसकी ज़रूरत होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी ऑन करने की. एंड लास्ट में हमने थोड़ा सा देखा हीगल और मार्क्स के थॉट्स के बीच में एक कंपैरिजन. सो विद दिस फ्रेंड्स, आई विल एंड अप दिस डिस्कशन हियर. आई होप दिस वाज बेनिफिशियल एंड प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक, एंड इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन join the batch also for studying sociology. So with this I end it here. Thank you. Okay, one more thing is there. ये चीज़ रहेगा यहाँ पर कि मार्क्स ने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था. ये मार्क्स का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है. द आइडियाज़ ऑफ रूलिंग क्लास आर इन एवरी ईपोक. ईपोक मतलब एज या एरा. Are in every epoch the ruling ideas. The ideas of ruling class are in every epoch the ruling ideas. That is the class which is the ruling material force of society. It is the same time, it is at the same time its ruling intellectual force. Free line note कीजिएगा. The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of the dominant material relationships. Dominant मतलब powerful, material relationships मतलब कौन मटेरियल कंडीशंस को डिक्टेट कर रहा है, कौन मज़दूर है, कौन मालिक है, कौन किसान है, कौन
ज़मींदार है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं का एक एक्सप्रेशन है, द रूलिंग आइडियाज़। तो with this, my friend, I think we can end up here. Finally, we'll closing it now. Thank you all.